अस्सलाम वालेकुम। सुकून से बिल्कुल रख दे जी, इसको सुकून से रख दे, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस थी और जिस तरीके की एनर्जी इसमें दरकार थी, उसके बाद इसका सुकून से रखना बनता है। वो माइक गर्म हो गया होगा। नताशा बेग, जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस, बेहतरीन। और ये वाकई अल्लामा इकबाल ने जिस तरह लिखा और फिर जिस तरीके से आपने गाया, और आपके साथ वो जो कव्वाली का भी सारा सिलसिला था, और आवाज का जो दमदार एक एस्पेक्ट है वो भी उस शायरी के साथ बिल्कुल मैच करता है। आई एम ग्लैड, क्योंकि इनिशियली जब ये मुझे गाना मिला था, मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं था और मुझे लग रहा था कि मैं बर्बाद कर दूंगी। अच्छा, इकबाल साहब को अगर ये बर्बाद करना है तो फिर बेहतर करना क्या होगा? That is very sweet of you। लेकिन एक जिम्मेदारी है, बर्बाद करती रहे भाई, जिम्मेदारी है, करती रहे बर्बाद। और लेकिन जिम्मेदारी है बिल्कुल। लेकिन ये है कि आपकी आवाज क्योंकि उस एक खास पेस पे और एक खास तरीके की है, तो वो इस शायरी के साथ तो बहुत जारी थी। और जब वो आप उसको इमेजिन करते हैं कि लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा है और वो सब, तो वो आप ही की आवाज, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आवाज इसके साथ कोई उस तरह की जस्टिस सुन के थैंक यू, दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू गाइस, थैंक यू। आज 14 अगस्त 1947 की याद हम मना रहे हैं और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। और नताशा बेग हमारे साथ मौजूद हैं। सब ग्रीन और वाइट हुआ है, वो जो कहते हैं ना, ब्लीड ग्रीन, तो अभी हम ब्लीड ग्रीन हुए हैं, सारे ही ब्लीड ग्रीन एंड वाइट हुए हैं, सब झंडा बन के आए। जबरदस्त। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए, वो झंडा बनकर ही आना चाहिए। और हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद होंगे, और जब आप उन्हें देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे तो यकीनन आपको वो जो एक हुब्बुल वतनी वाली बात है वो नजर आएगी। बिल्कुल। और वो भी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, उन्होंने भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने तरीके से बड़ा काम किया। और कुछ पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं, कुछ पाकिस्तान से फिजिकली थोड़ा दूर हैं। उनका वो वाली फीलिंग भी जानेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर ना होते हुए बाहर जब आप होते हैं तो वो क्या फीलिंग होती है, वो क्या जज्बा होता है जिसके तहत आप लोग पाकिस्तान की जश्न आज़ादी उधर कहीं बाहर बैठ के मना रहे होते हैं। तो ये बड़े एस्पेक्ट्स हैं आज के प्रोग्राम के। बिल्कुल। तो नताशा, स्टार्टिंग ऐसे, ये तो एक रिवायती से सवाल होता है ना, 14 अगस्त कैसे मना? हाँ, बिल्कुल। हर जगह फिर मुझे एक ही जवाब देना होता है। अब तो आप खैर बाकायदा तौर पे परफॉर्मेंसेज होती हैं और सारी पावर पैक परफॉर्मेंसेज होती हैं ज्यादातर 14 अगस्त की, फंक्शंस होते हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। लेकिन पुराने वक्तों में जब जरा थोड़ा पीछे चले जाएं, बचपन में चले जाते हैं, तो हुंजा कम्युनिटी खास तौर पे, और वो जो एक मतलब हर इलाके का होता है ना, पेशावर में जिस तरह मेरा अपना ताल्लुक पेशावर से है, तो वहाँ पे लोग दावत देते हैं एक दूसरे को, तो उसमें उस दिन खास कोई गोश्त बनता है, पता नहीं है वो क्या सिलसिला है, उस गोश्त का आजादी से क्या ताल्लुक है, आई कुडंट फिगर इट आउट ऑल दीस इयर्स। इवेंट तो यू नो फिर वही खास खाना, कुछ खास चीज हो जाती है। इट आल्सो हैपेंस इन हुंजा आल्सो, कि मतलब वहाँ पर भी मतलब वहीं के पकवान बनते हैं, और बहुत ज्यादा अगर एक्साइटेड हो जाए तो पहाड़ों से जला हुआ टायर फेंक देंगे। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा लगता है वैसे दूर से ना, विजुअली बड़ा वो जलता हुआ टायर, जलता हुआ, बिल्कुल आग लगी होती है उस पे, वो घूमता आता है, बहुत मजे का लग रहा होता है। इट्स वेरी विजुअली लाइक ब्यूटीफुल। तो इस तरह की जश्न होती है। फिर पहाड़ों के ऊपर बल्कि चीजें बनाई भी जाती हैं, कि मतलब कोई इंडिपेंडेंस डे लिख दिया या कुछ कर दिया, दूर से नजर आता है, तो इस तरह की चीजें वहाँ पे होती है। मोस्टली जो है मुझे मेरा 14 अगस्त मोस्टली कराची का पार्ट का ज्यादा याद है। कराची में तो फिर वो वन व्हीलिंग वाली मोटरसाइकिल और बगैर साइलेंसर की मोटरसाइकिल याद होंगी, और वो बाजे जो आजकल। हाँ, लेकिन ये कि अगर हमने खुद ने, क्योंकि अब हम वो नहीं करते क्योंकि टाइम भी उस तरह से नहीं है, लेकिन बचपन में हमें बहुत वेट होता था। जैसे 14 अगस्त आया, हमें झंडियां खरीदनी थी, और हम पता नहीं जैसे हमें किसी ने पैसे दिए हो ना, बिल्डिंग को सजा रहे होते थे कि मतलब रस्सी, और फिर उसके वो क्या बनाते थे ना हम लोग, वो एक जंजीर टाइप का, वो हाँ लड़ियां बना के, और फिर बारिशें हो जाती थी और वो खराब भी हो जाता था। अक्सर ये होता था कि 14 अगस्त को बारिश होती थी, तो हाँ, या तो फिर एक दिन बाद हो जाती थी। तो बीच बीच में हमने स्टॉल्स भी लगाए थे अपने घर के बाहर, हम भाई बहन हाँ के बेचे, खुद ही खरीद के खुद ही बेच रहे। चलो घर पे ही बिजनेस चल रहा है, कोई अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं। So it was fun back in the days 14, अभी भी it's fun, but अब तो we are adults, you know. But as a kid I remember it and I remember the excitement. So I really cherish that. अच्छा, हमारे एक कोई जानने वाले थे, वो जब उनके बच्चे झंडिया वंडिया लेते थे, नहीं उनके बच्चे जब झंडिया वंडिया लेते थे, तो उनके घर से एक मैंने नई चीज देखी। हम तो ईद वाले दिन देते हैं या लेते हैं नहीं, तो उन्होंने कहा कि झंडिया लेने के लिए ये आपकी ईदी होती है, तो ही यूज्ड टू कॉल इट ईदी उस दिन 14 अगस्त पे। मुझे भी लग रहा है मैंने कहीं सुना है। और वो बच्चे जब झंडिया वंडिया लेने जाते थे तो वो दादा अब्बू से उनसे ईदी शीदी लेके, तो उस दिन को भी उन्होंने ईद और ईदी से वो कर दिया। हमें ईद में ईदी नहीं, ये अंकल हमें पेशावर में होते हैं।
ये कराची में नहीं पाए गए भाई इस तरह के अंकल लोग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 14 अगस्त को भी ईदी से, लेकिन ऐसी बातें टीवी पे करनी नहीं चाहिए। अब जो बच्चे हैं वो हमसे फिर मांगना शुरू कर देंगे। ये एग्जैक्टली, तो आप देना ना, ताकि आपके बच्चे ये ना कहें कि हमें ऐसे अब्बू नहीं मिले यार, ऐसे अंकल नहीं मिले कहीं। अच्छा, यू स्टार्टेड ऑफ विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ म्यूजिक। आई विश मैं ले सकती, लेकिन हाँ मौका नहीं मिला फॉर्मल ट्रेनिंग। क्यों, ये क्या बात थी, वजह क्या बात थी कि फॉर्मल ट्रेनिंग क्यों हाँ, मिली? मतलब यूजुअली ये होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ एज अ सिंगर, तो मैं अपने आप को तो पता नहीं बहुत लंबी ना हो जाए, मैं कोशिश करती हूँ इसको मैं शॉर्ट करूँ कि जैसे सेंट्रल आइडिया स्टूडियो है ना, आई नेवर यूज्ड टू फॉलो बिकॉज मुझे लगता था मेरी पहुंच से इतना दूर है कि वहाँ पे सारे मंझे में सिंगर जाते हैं। मैं अगर गा भी लेती हूँ तो कौन सा, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर मैं मतलब हाँ मुझे होता था कि बस ठीक है उनके जितना नहीं गा रही, क्योंकि वो सीखे हुए हैं, वो पहुंचे हुए लोग हैं। बट विद टाइम जो है ना, मतलब किस्मत में शायद लिखा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन मैं भी कोक स्टूडियो के लायक हो जाऊंगी। So and people around me, they actually pushed me, you know, my friends, and ऐसे ही कहीं पे मैंने कुछ गुनगुना दिया, अंताक्षरी खेलते हुए कुछ गा दिया, तो शायद वो मैं सुर में गाती थी, मुझे खुद नहीं पता था। तो लोगों ने मुझे पुश किया, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सिंगिंग, आई कैन सिंग, और मैं अपने आप को उस तरह से बोलती नहीं थी कि मैं सिंगर हूँ। फिर ग्रेजुअली फिर मुझे थोड़ा मजा भी आने लगा, मैं चलो यार मतलब लोग हैरान हो जाते हैं तो मैं गाती हूँ। तो उसके बाद फिर जो है मुझे हुआ कि फॉर्मल ट्रेनिंग अगर मिल जाए मुझे, फिर मैंने उस्ताद ढूंढने की भी कोशिश की, पर मुझे कोई प्रॉपर उस्ताद नहीं मिल सका। उस्तादों ने कहा नहीं भाई आपको क्या सीखना, ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं था, मतलब सीखना तो मैं अभी भी चाहती हूँ, लेकिन उस तरह से उस्ताद नहीं मिले। लेकिन मेरी लाइफ में जिसने एज ए इंस्टीट्यूशन जिसने रोल प्ले किया है वो साउंड्स ऑफ कोलाची है। जहाँ उस्ताद नहीं मिला वहाँ पे मुझे वो एंसेम्बल मिला। बिल्कुल, एहसन बारी हमारा पक्का दोस्त। यस ही इज माय मेंटोर, सो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। यहाँ पर हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जश्न आज़ादी मुबारक। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान 14 अगस्त स्पेशल में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नताशा, जो राइट टूवर्ड सक्सेस है आपकी, जो एक इतना बड़ा एक, अब नताशा बेग का एक नाम है और लोग कहते हैं भाई सुनना है, किसको सुनने का मूड हो रहा है भाई नताशा के गाने लगा दो यार। करोड़ों रुपए लेकर जब आप गाती हैं तो वो आपके मुंह में घी आएगा अगर अभी तक नहीं आया, आने वाला है, बस आने वाला है। ये 14 अगस्त इस बात की नवीद सुना रहा है आपको, सुनाएगा अभी और लेकिन वो जो राइट टूवर्ड सक्सेस है, वो जितने मैंने पढ़े या कोशिश की कि जितना आपको जान सके, ज़ाहिर इंटरव्यू से पहले थोड़ी बहुत आपकी होती है कि यार इनके बारे में मैं और पढ़ लें, जरा और जान ले। सिर्फ गाना तो वो सामने आके गा रही है ना, लेकिन उसके पीछे भी एक नताशा बेग है, उसकी लाइफ है पूरी। तो रोड टुवर्ड्स दिस सक्सेस वाज काइंड ऑफ बम्पी आपकी। इट वाज वेरी बम्पी। वो क्यों? बिकॉज आई कम फ्रॉम अ रीजन जहाँ पे कोई लड़की कमर्शियली कभी उसने गाना नहीं गाया, सो आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट। नहीं, आइडिया ऐसा था कि अनयूजुअल आइडिया, but I always wanted to change the narrative because I believe that we are humans and we make rules. हम ही rules बनाते हैं, तो हम उसको मजीद आगे मरोड़ तोड़ो के rules बना सकते हैं। तो बस वही चीज़ ने मेरे अंदर ये ड्राइव रखी थी कि बचपन से मुझे था कि मुझे फील होता था कि जेंडर लड़की होने का मुझे बहुत एक अजीब सा एहसास दिलाया जाता था। मुझे होता था कि यार ये थोड़ा गलत हो रहा है, कि मतलब इफ़ आई एम अ गर्ल आई डोंट मेक मी फील लाइक कि मेरी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, या मेरी ज़िंदगी लिमिटेड है, या मेरी खुशियाँ लिमिटेड हैं, या मेरे ख्वाहिश लिमिटेड हैं। मुझे था कि मैं इंसान हूँ, जेंडर वाला सीन नहीं है। तो उसके बाद से फिर बस मैंने वही किया जो मुझे करना था, और इसलिए नहीं कि ज़िद में, बट एक चीज़ मुझे गलत लग रही थी एंड आई वांटेड टू प्रूव इट, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रूव कर सकी, बिकॉज टुडे दे आर एक्सेप्टिंग इट, एंड बहुत मतलब आई एम थैंकफुल टू दीज पीपल। मतलब मेरे नाम के आगे वो हैशटैग गिलगित डॉक्टर कह रही हूँ, डॉटर ऑफ गिलगित, सो विच इज लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। पहला गाना आपको चाहिए था, आप जीवी की जबान में गाती, शिना में गाती, या कोई बुरुश इज माय लैंग्वेज, आई विश शिना भी गाती, बट या मेरा अपना भी एक कलाम उसमें है। अच्छा। एंड एक आध गाने मुझे याद हैं, वहीं के एक बहुत फेमस सिंगर है शाहिद कलंदर, तो उनको मैंने बचपन से बड़ा सुना हुआ है, तो उनके गाने में कभी बार कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो वो जरा एक नमूना थोड़ा सा हो जाए ना उसका, बिल्कुल उनकी जबान में। अगर सॉरी मैं फिर कोई गलती करूँ, लिरिक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं यार, मैं उर्दू में भी वैसे ही मैं सब कर देती हूँ लिरिक्स। खैर, इट गोज लाइक शुलगुना बिलास सैबान आशिक गुनागार जे अचैबान
शुलगुना बिलास से सैबान आशिक गुनागार जयत सैबान जाका अकरिंग जिदस खशम जाका अकरिंग जिदस खशम माशुर दिया के थला थला उन्हें अंगी नुकुइस एरुम मसर जी गिचिए हजार थला थला। क्या बात है, क्या खूबसूरत आवाज। थला थला मींस तर्जुमा। हाँ, और ये जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज अकरिंग इस्तेमाल किया, व्हाट इज अकरिंग? अकरिंग यानी कि जा का अकरिंग यानी कि मेरे से कोई बहस मत करो। अच्छा सो अकरिंग यानी कहने को। अच्छा, इस गाने में लग रहा था आपने किसी को डिक्लेयर कर दिया है, मतलब आशिक गुनाहगार। हाँ कि मैं आशिक गुनाहगार हूँ, मेरे से बहस मत करो, मैं अब बागी हो गया हूँ प्यार। इस तरह का कोई इसकी तरह जज्बाती किस्म का गाना है भाई। लेकिन था हम हमारे लोग इश्क भी जज्बाती तरीके से, इश्क होता ही जज्बाती है वैसे तो हाँ यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हल्की आंच वाला जो है, ये हल्की आंच वाला और ये पठान और ज्यादा समझ सकते हैं हम, थोड़े से सिमिलर है इस मामले में। जीने मरने वाले हैं ना, फिर वो कहते हैं हाँ या तो हाँ या फिर ओवर इमोशनल आर पार वाली सिचुएशन है हमारी। एग्जैक्टली सही है, ये अच्छा है, ये इश्क ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। और वो अभी धरती वाला इश्क है, अभी तो आज का दिन धरती वाला इश्क है, बिल्कुल। पाकिस्तान मैं धरती वाले इश्क की बात कर रही थी। हाँ, थला थला हम सब धरती वाले इश्क की बात कर रहे हैं, और धरती से इश्क पैशन के साथ ही होता है। बिल्कुल, और इस इश्क में भी वैसे आर या पार होता है, आप दरमियान का कोई उसको किसी को मौका नहीं देते कि भाई तुमने मेरी आंख से मेरे मुल्क को देखा है तो चलो चलो ठीक है मार्जिन दे देंगे, या आर होता है या पार होता है। इसमें भी इश्क जो है वो सिर्फ कोई मार्जिन नहीं, बिल्कुल यही है, ऐसा ही। अच्छा, अब जब आप बम्प्स का जिक्र करती हैं तो कौन सा सबसे बड़ा बम्प कौन सा था? माई बिगेस्ट बम्प वॉज फ्रॉम माई ओन फैमिली, बिकॉज वो लोग बहुत मेरे लिए रेजिस्टेंस बन रहे थे, और वही लोग जो है मेरे फादर को और वर्गला रहे थे। हाँ, ये तो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। या तो एक्सटेंडेड फैमिली को मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बोलूँगी कि बिकॉज आई थिंक उनको भी अगेन मुझे होता है कि मैं किसको ब्लेम करूँ, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लगता है कि जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है ना, आपके पेरेंट्स, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। बाहर का बंदा कुछ भी बोले, बिल्कुल, अगर बाहर का बंदा आपको ये कह रहा है आपका बेटा खराब है, आपकी बेटी खराब है, आई थिंक यू शुड स्टैंड अप विद योर चाइल्ड रादर देन उनके साथ खड़े रह के आप अपने बच्चे पे उंगली करो। बहुत ट्रॉमेटिक होता है। तो हाँ, तो बम्पी रोड वॉज विद माई फादर एंड बट लेकिन फिर वो बम्प जो है वो जब आपको जंप मिल गया, जंप मिला, बट देन यू नो सिंस वी लाइक इट वाज वी वर सेपरेटेड देन, तो उसके बाद फिर इन 2020 में माय फादर पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट, इन अ वेरी ट्रेजिक एक्सीडेंट। तो उसके वाइल दैट हैपेंड, उस दौरान मेरी आई वाज कनेक्टेड विद माय कजन्स, सो वन ऑफ माय कजन्स टोल्ड मी कि मतलब यू नो सुनी सुनाई बातें कि ही वाज रियली प्राउड ऑफ यू, कि वो शिकवा जब आया था, एंड आई एम श्योर होगा, लेकिन वो बस वो बात नहीं हो सकी, वो बात रह गई, अब वो ऊपर जाके होगी बिल्कुल होगी, ऐसा ही है। इतनी कामयाबी तक आप पहुंची हैं तो जाहिर है वो जो बात आपके कजन ने आपको बताई कि ही वाज प्राउड ऑफ यू, तो कहीं ना कहीं वो प्राइड का एलिमेंट आता है, तभी माँ बाप की वो दुआएं लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो नाराजगी हो जाए तो फिर तो औलाद सक्सेस नहीं देख सकती, मतलब मेरा अपना ये मानना है। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। बट खैर, नाराजगी वगैरह तो हम अपनों के साथ ही होती है, परायों से तो नहीं गिला कर सकते। पहली मर्तबा जो आपकी परफॉर्मेंस थी लोगों के सामने, वो किस लेवल पर थी? एक तो जैसे वो आपने कहा ना भाई अंताक्षरी वगैरह खेलते हुए, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद पहली परफॉर्मेंस लोगों के सामने, आई थिंक जो परफॉर्मेंस थी वो मैं कहूँगी मैंने अपने कॉलेज से शुरू किया, क्योंकि स्कूल में आई वॉज नेवर एस्टेब्लिश्ड एज अ सिंगर, तो ना मैंने कोशिश की बोलने की, लेकिन सिंस 9th मैट्रिक के दौरान ही मैंने रियलाइज कर लिया था कि यार मुझे तो गाना आता है शायद, हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को सुना रही होती थी खुद ही वैलिडेशन के लिए ना, कमरे में जाके यार सही तो गा रही हूँ। तो लेकिन स्कूल में कभी नहीं किया मैंने। जब मैं कॉलेज गई तो कॉलेज वाज अ न्यू बोलते ना कि प्लेस फॉर मी, सो आई री इन्वेंटेड माई सेल्फ देयर। अच्छा, या देन आई वहाँ पे फिर मैंने मतलब एज अ सिंगर बोल के नई नताशा को इन्वेंट कर दिया, और फिर वहाँ जो है मैं ऑडिशंस हमारे होते थे वे प्रोग्राम्स के लिए, उसमें मैं गई। वही 14 अगस्त का हमारा वहाँ पे भी हो रहा था कि मिली नगमे गाने थे। सो मेरी पहली जो विविडली मुझे याद है पहली परफॉर्मेंस वो एक्चुअली 14 अगस्त की ही है। कॉलेज के अंदर मैंने हिम्मत करके ऑडिशन दिया, ऑडिशन में दे लव्ड मी, तो मुझे फिर मौका दिया गाने का। तो मुझे याद है जब मैं गा रही थी तो उन लोगों ने मुझे माइक दिया था, पता नहीं शायद माइक प्रॉपर माइक नहीं था, कॉलर माइक था, और वो मैं यूं करके गा रही हूँ, मेरे हाथ यूं हिल रहे और मैं हालांकि ठीक है, आई एम नर्वस एंड आई एम ट्राइंग टू स्टे काम, बट the hands were out of control, they were like तो ये होता शुरू के टाइम पे मेरे साथ बहुत बार हुआ है, उसके बाद से फिर अब तो जब आप स्टेज पर जाती हैं तो एक तो मुझे ये शिवर्स बाकी ऑडियंसेस को आते हैं, ये वाले शिवर्स।
अच्छा, एक आपका स्टेज पर आने का स्टाइल और जो ड्रेसिंग आपकी होती है वो भी बड़ी अलग तरह की होती है, ये मैंने नोट किया है, कुछ अलग कलर्स। हाँ। ये क्या इसके पीछे फंडा है? पता नहीं, मुझे सुकून नहीं लगता है कुछ चीज़ों में कि मुझे कुछ अजीब ही करना होता है, तो इट्स आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई एम ऑल्सो सिक ऑफ माई सेल्फ कि मतलब स्टेज पे जब मैं जाऊँ तो मुझे होता था कि यार, क्योंकि देखो मैं स्टेज पे वो कपड़े नहीं पहनूंगी जो मैं डेली लाइफ में पहनती हूँ, डिफरेंट, क्योंकि आई वॉन्ट टू लुक डिफरेंट ऑन स्टेज, बिकॉज आई फील डिफरेंट ऑन स्टेज, बिकॉज ऑफ स्टेज आई एम डिफरेंट, ऑन स्टेज आई एम डिफरेंट। मेरे अपने दोस्त की कहावत है, मेरा अपना दोस्त मुझे कहता है कि नताशा को स्टेज पे देखो और फिर स्टेज के बाद देखो, जब वो स्टेज पे जाती है तो ये होती है, और स्टेज से नीचे आती है तो क्या हाल है, कैसे हो? वो एक्चुअली मेरी यही नकल करता है वो, और कहते हैं क्या बदतमीजी, बट आई थिंक वो एक मुझे कहते हैं ना साइकोलॉजिकली एक चीज सेटअप है ना, एक कैरेक्टर आ जाता है वो एक और मेरे हिसाब से स्टेज पर ड्रामा होना चाहिए, एक ड्रामेटिक, आई लव दैट, बिकॉज मैं माइकल जैक्सन इंस्पायर्ड आर्टिस्ट हूँ, और माइकल जैक्सन जितना ड्रामेटिक मतलब है उतनी तो मैं बिल्कुल उससे दूर दूर तक नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू क्रिएट अ लिटिल ड्रामा ऑफ माई ओन थ्रू माई क्लोथ्स, कि भाई मैं रोज वाली नताशा ना लगूं, वहां पे मैं अलग सारे आर्टिस्ट एक पूरा पैकेज है ना, बिल्कुल देख भी रहे हैं लोग, फिर उसमें मैंने कंफर्ट भी रोक रखा हुआ है, क्योंकि हील्स में बंदा कैसे परफॉर्म करे, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीजों में मैंने सोचा ऐसे कपड़े रखूं जिससे मेरी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो और मैं खुल के परफॉर्म कर सकूं। अब परफॉर्मेंस जो है वो आवाज और अंदाज दोनों का नाम है, जी, सिर्फ आवाज की मैं तो ये बात मानती हूँ कि परफॉर्मेंस जो है ना वो ऑडियो और विजुअल्स दोनों का काम है, बिल्कुल। तो सिर्फ आप ऑडियो या वीडियो, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आई थिंक ये हमारे आंखें और कान एक चीज में सेट हो तो हम बड़े फोकस रहते हैं। अच्छा, माइकल जैक्सन को कभी गाया है वैसे ऑफ द स्टेज बैठ के? माइकल अब मर गया, कोई बात नहीं। आई मीन इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ सिंगिंग तो मैं वेस्टर्न गाने ही गाती थी, देन आई ट्रांसफॉर्म। तो माइकल की दो तीन लाइनें जरा सुनाए ना, माइकल और माइकल का खानदान वाले अगर देख रहे हैं तो देखो हमें तुम लोग मुकदमा ना कर देना, बस ये ध्यान में रखना। अच्छा, हम जो कि परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो एक और ऐसे परफॉर्मर जिन्हें पाकिस्तान टेलीविजन पर बहुत सारे लोगों ने स्क्रीन पर देखा, उन्हें सराहा, पसंद किया, और पाए के अदाकार भाई ये जुमला है उनके लिए। वेटरन एक्टर्स की लिस्ट में उनका शुमार होता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उन्होंने हासिल किया और लोगों ने उनको देखा, पसंद किया, बैरून मुल्क तक उनके काम की गूंज थी, बड़े बड़े अदाकार बैरून मुल्क के उन्हें पसंद करते थे, और वो जो एफर्टलेस एक्टिंग और उनका गुस्सा खास तौर पे मुझे तो आज तक, एंग्री यंग मैन ऐसे आंखें निकाल के देख के और ऐसा ही एक लुक क्रिएट करते थे, बंदा डर जाता था स्क्रीन के बाहर बैठा बैठा। तौकीर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आज़ादी सर आपको बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, सारे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को जो यहाँ मुल्क में मौजूद हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, उन तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत पाकिस्तान और पाकिस्तान का जश्न मुबारक। सर, सबसे पहले तो हम इसी सवाल की तरफ आ जाते हैं आपकी तरफ ज़रा, कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, सब आपको देखने वाले, चाहने वाले, आपके फैंस, हम भी, लेकिन अब आप गायब हैं, कहाँ गायब हैं? वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? एक तो ये है कि अब बहुत साल हो गए, 4 decades, मोर देन 4 decades, एंड दूसरा ये है कि उसमें वही बात है कि मुझे हमारी वो रिक्वायरमेंट्स अब पूरी नहीं होती। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है अच्छा स्क्रिप्ट। मैं काम अभी भी करना चाहता हूँ डेफिनेटली, बट मैं चूज़ी सिलेक्टिव पहले भी था, बड़ा पिकी था मैं, लेकिन अभी भी हूँ। तो मैं अब स्क्रिप्ट मंगवाता हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं क्या उसको मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत बुरे हैं, लेकिन वो मुझे उसमें वो कन्विंस नहीं, स्क्रिप्ट जो है ना बेसिकली वो आपको कन्विंस करता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो एक तो ये वजह है, दूसरा ये है कि काम इतनी तेज़ी में होने लग गया है और इतना उसको जो है वो सिर्फ स्पीड को बढ़ाया है, और काम की जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ना, काम वो हो रहा है ख़ास तौर पे ड्रामा भी और फिल्म भी हमारी उस जगह पे नहीं आ रही जहाँ पे होनी चाहिए थी। जितना काम अभी तक होता आया है उसमें अब तक ग्रूम कर जाना चाहिए था कुछ डायरेक्टर्स को, कुछ फिल्म मेकर्स को। इसी तरह ड्रामे में भी वो उस तरह से डायरेक्टर्स की ग्रूमिंग नहीं हुई और राइटर्स की भी उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हुई कि मैं कहूँ कि अशफाक साहब जैसे स्क्रिप्ट जो हैं, वो बानो आपा जैसे, हसीना मोइन जैसे, खालिद अपना
खालिद अहमद और यूनुस जावेद, मुन्नू भाई, असगर नदीम सैयद, अमजद इस्लाम अमजद। अब हमने तो इन लोगों के काम किए हैं। अब ये कितना, किस तरह, किस लेवल पे जाके, किस हाइट पे जाके ये कंसीव करते थे, और क्या क्या उसमें डेप्थ होती थी कैरेक्टर्स की, उनके स्क्रिप्ट की और उनके पूरे सिनेरियो की, उसमें कंसील्ड डायमेंशंस होती थी। बिल्कुल सही है। तो आपका पॉइंट वही है कि भाई सीखें और मजीद इनको पढ़ें और इनसे और सीखें, लेकिन मतलब ये तो बात सही है, समझ में आती है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा सीखे, लेकिन फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंसान कितना ही सीखे। आप इतना काम करें, इतना सीखें कि आपकी वो स्किल बन जाए। टैलेंट वेरी करता है, उसकी स्ट्रेंथ वेरी करती है, लेकिन अल्टीमेटली स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्किल का मतलब यह है कि उसमें मैकेनिक्स को आपने उस तरह से उस पोर्ट्रे करना है या उसमें मर्ज करना है अपनी परफॉर्मेंसेस में कि वो मैकेनिक्स लगे ना, वो रियलिटी के करीब लगे। अब ये सारी अचीवमेंट होती है एक्टर की, और एक्टर का कंट्रीब्यूशन सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब राइटर का तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो बेस देता है, एक फाउंडेशन देता है, उस पर इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल। तो उसमें डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक कैप्टन ऑफ द शिप। वो उसको सबको लेके चल रहा होता है, उसने एक बड़ा कैनवस परसीव किया होता है। फिर एक्टर्स जो हैं वो अब कंसीव करना कैरेक्टर। अब मुझे 15 साल में मुझे किसी यंगस्टर ने बताया हो कि जी मैं इस कैरेक्टर को कंसीव करके आया हूँ, उनको पता ही नहीं है कि कंसीव भी करना होता है। उनको सिर्फ इतना ही पता है कि जब वो सेट पे तैयार हो के और ड्रेसिंग पे, लुक्स पे और उन पे ज़्यादा टाइम लगा के जब कैमरे के सामने आते हैं, लेंस के सामने आते हैं, तो उनको सफ़ा एक पेज पकड़ा दिया जाता है और उनको कहते हैं ये 3 लाइनें, एक शॉट है, बस ये 3 लाइनें पढ़ लें। हाँ। अब उस लाइन का कोई कनेक्शन, कोई परसेप्शन, उसका क्या मूड है, उसको कोई नहीं बताता। ये बेसिक एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत लंबी बहस हो जाती है, बहुत लंबी बात हो जाती है। हाँ, लेकिन सही बात है आपकी कि वो कैरेक्टराइजेशन बनाना, उस किरदार में डूबना और उसके ऊपर मेहनत करना, इवन किरदारों को स्टडी करना, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी नताशा, हाँ जी, एग्री करेंगी आप? बिल्कुल एग्री करती हूँ, है ना। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी व्हाटएवर वी आर गेटिंग ऑन टीवी यस और ऑन स्क्रीन्स, बिल्कुल अब जो है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है वो क्वालिटी को पाना जो एक टाइम पे था। लेकिन आप जब गाती हैं, मिसाल के तौर पे अब इकबाल को आपने गाया है, तो अब वो लिरिक्स इकबाल ही लिख सकते थे। वो तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर का कोई एक, वो तो ऑब्वियसली कोई नहीं लिख सकता, लेकिन कोई इंस्पिरेशन रखते हुए अगर ये चीज़ें करे ना तो थोड़ा बहुत फ्लेवर आ सकता है। हाँ। अब मसला ये कि चीज़ें फेड आउट हो रही हैं, ये फेड हो रही हैं, जिसकी वजह से शिकवा जब मैंने किया था गाना, और टू बी ऑनेस्ट जब मुझे वो गाना मिला था मुझे था कि ये गाना कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि एक तो लफ्ज़ इतने मुश्किल, ठीक है, अल्फाज इतने मुश्किल, और अल्लामा इकबाल को क्या पता सुन के ही, मतलब शिकवा सुन के ही लोग बोल दे कि हाँ ये क्या गा रहे हैं, पता नहीं, कि मतलब समझ नहीं आ रहा। बट टू माई सरप्राइज द यंगस्टर स्पेशली वो सुन रहे थे, बिकॉज इट वॉज प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे ना। तो फिर मुझे इससे हिम्मत आई थी अपनी सेकंड एल्बम करने की, जो मैंने पूरी अल्लामा इकबाल को मैंने पूरा ट्रिब्यूट दिया था, जिसमें हमने उनको ऐसे गानों को कंपोज किया था कि वो लग ही नहीं रहे थे वो कि अल्लामा इकबाल की कलाम, क्योंकि लोग शायद वो अल्लामा इकबाल का कलाम, वो मुश्किल वर्ड सुन के ही डर जाते हैं, हालांकि डरने वाली बात नहीं है। मतलब तो वो कंपोजिशंस कितनी मुश्किल थी? मतलब हाँ, मुश्किल काम था उनको, क्योंकि अल्लामा इकबाल की शायरी जो है ना उनका वजन बहुत मुश्किल है, किसी गाने में उनको फिक्स करना बहुत मुश्किल है, तो उनको उस तरह से कंपोज करना एक चैलेंज था। बट मैं अकेली नहीं थी, मतलब मेरा अपना छोटा भाई, उसने हेल्प की, माय मैनेजर हेल्प मी, सो वी 3 वर अ गुड टीम जिन्होंने मिलकर ये एल्बम कंप्लीट की थी। तो ये हम जरा अल्लामा इकबाल पर भी बात करेंगे, लेकिन वो माइकल जैक्सन रह गया, भूल गया इकबाल और इकबाल असल में कितना टाइम हो गया ना कि माइकल जैक्सन को सुने हुए कि लिरिक्स में भूल गई हूँ। हाँ सही, थोड़ा सा एक जो जरा लाइनें माइकल के लिए, और इसी पर हम यूं करते हैं कि ब्रेक पर चले जाएंगे, माइकल को सुनते हुए वापस आएंगे तो फिर इकबाल की तरफ। एंड दिस सॉन्ग इज आल्सो फॉर पाकिस्तान। जी जबरदस्त। हाँ, There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place, it was brighter than tomorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world.
make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you're caring up for the living, make a better place for you and for me. वेलकम बैक जी। सब सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 14 अगस्त का जश्न आज हम मना रहे हैं। नताशा बेग हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही थी अल्लामा इकबाल की और माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन का चैप्टर हमने क्लोज किया, अब हम अल्लामा इकबाल के चैप्टर की तरफ आते हैं। जी नताशा, तो अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ के आपने क्या सीखा? एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त सीखी, वो ये कि उनकी जो शायरी है ना वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस टाइम पे। तो मेरा दिमाग इसलिए फटा ये पढ़ के आप उस टाइम पे थी क्या? मतलब जब हमें पता है ना कि उस टाइम पे लिखा है यार, आप बहुत फलसफियाना हो रही थी, आप फलसफियाना हो रही थी, तो मैंने कहा ये गेंद ग्राउंड है। फिलोसोफर को पढ़ा है तो फिर वैसे ही दिमाग चल रहा है ना। हाँ, नहीं फलसफियाना जवाब। बट इट वाज क्रेजी कि मतलब वो जो चीजें मैं पढ़ी थी मैं कह रही हूँ यार ये तो आज की बात लग रही है। क्या उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, क्या हो रहा था कि मतलब इट्स सो रेलेवेंट। तो यानी कि वो हमेशा उनकी शायरी हमेशा रेलेवेंट रहेगी। बिल्कुल। या पता नहीं दुनिया बदलेगी नहीं या हम सुधरेंगे नहीं, बट इट वाज क्रेजी। लेकिन वो क्लासिक जो है वो हमेशा रेलेवेंट ही रहता है। ही रहता है। आप शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ते हैं, लोग कहते हैं हाँ यही चीज है जो कि हमें नजर आ रही है, उसकी रिवैम्पिंग हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन इश्यूज वही रहते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स शायरी है कि आप उसको हर तरह से रिलेट कर सकते हो, किसी भी तरह से। ऐसा नहीं कि वो किसी एक मजमून पे रिस्ट्रिक्टेड है। सो लेकिन उन्होंने इंसान को ये बताने की कोशिश की है मेरा ख्याल है कि तुम बहुत बड़ी चीज हो, तुम अपने आप को हल्का ना लो। बिल्कुल। जब तुम अपने अंदर की जज्बा पैदा करोगे तो फिर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, फतह कर सकते हो सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो वो हमें कहते हैं कि बस यहाँ ना रुको, आगे आगे बढ़ो। And in my album we have tried to show Allama Iqbal's softer side. अच्छा। Because हमने हमेशा लहू, शाही, ये वाला साइड देखा है। अब वहाँ पे थोड़ा उनका वो शायराना अंदाज, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना कि रोमांटिसाइजिंग टुवर्ड्स लाइफ, कुछ इस तरह की चीजें भी हमने। डायमेंशंस वाकई बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि स्कूल में हमने क्या किया, उनको महदूद कर दिया है। शाहीन तक ख्वाब देखा था और शायरी भी उनकी कि वो बिल्ली और गुलहरी और ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें। नहीं, लेकिन लप पे आती है, दुआ भी थी। बट यू नो लाइक अल्लामा इकबाल हैड, हर इंसान की कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है और रिलेटेबल होने के लिए उनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आई थिंक वो फैक्टर्स कोई स्कूल में नहीं पढ़ाता, वो फिर आप खुद अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आता है। तो फिर क्या अल्लामा इकबाल वैसे ट्रिब्यूट दिया, मतलब पूरा ट्रिब्यूट, एक पूरी एल्बम आपने अल्लामा इकबाल की, उसकी क्या वजह? क्या वो पहले वाले शिकवा वाज द ड्राइव, शिकवा वाज द, इट गिव मी दिस थिंग कि भाई नहीं, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। सो तो बस फिर उस एल्बम में से कुछ हो जाए। उस एल्बम में से एक अनप्लग्ड नताशा बेग अल्लामा इकबाल एक गाना सुनाऊंगी मैं जिसका नाम है जाहिल हूं मैं। अच्छा। या हम पर ही आ गई अब तो डायरेक्टली। मतलब बोल तो मैं रही हूँ बाकी, लेकिन वाकई ये हम सबको अपने लिए ये रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। तो वैसे तो शायरी गोज लाइक सख्तियां करता हूँ दिल पर क्योंकि मैं गा रही हूँ तो उसको मैंने करती कर दी। ठीक है, सही। सो व्हिच गोज लाइक सख्तियां करती हूँ दिल पर, गैर से गाफिल हूँ मैं। हाय हाय। सख्तियां करती हूँ दिल पर, गैर से गाफिल हूँ मैं। हाय क्या अच्छी कही, हाय क्या अच्छी कही, जालिम हूँ मैं, जाहिल हूँ मैं। वाह। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को। एक दफा फिर, ये एक दफा दोबारा हो जाए। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं, मंजिल हूँ मैं, जाहिल हूँ मैं। क्या बात है, वाह वाह वाह।
ये इकबाल के लिए भी This is इकबाल for के लिए भी, only बिल्कुल, इकबाल, yes. बिल्कुल। के लिए भी। और अच्छा, लेकिन आपके लिए भी, मैं अभी आप जब गा रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, वो म्यूजिक भी समझते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वो लाइव गाने से कतराते हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ लाइव है। अगर कोई मुझसे रिकॉर्डेड गवाता है तो मैं अजीब सी कॉन्शियस हो जाती हूँ। हाँ, कई कई जगह पे होती है रिक्वायरमेंट कि भाई साउंड सिस्टम सही नहीं है, सही है, तो पहले समझ से में आता सीडी है। पे गाना है, तो मैं थोड़ी सी अजीब सी हो जाती हूँ कि यार, मतलब अगर होता है क्योंकि आप यू नॉट कॉन्फिडेंट, देन माई बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, सो आई एम एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल विद लाइव। आई लव लाइव। ये अच्छा है। और लाइव की परफॉर्मेंस का एक एनर्जी अलग होती है, लोगों से आपको एनर्जी मिल रही होती है, क्योंकि एक्सप्रेशंस उसी तरह आएंगे ना, क्योंकि वो भी एक मैं अदायगी बात कर रही हूँ। अच्छा, आपने बैरून मुल्क भी सारे परफॉर्म किया, यहाँ पर भी परफॉर्म किया, और वो जो ऑडियंस होती है उसका कितना फर्क है हमारी और बाहर की? बाहर की और खैर बाहर भी मतलब अपनी देसी ऑडियंस ही है, बट अगर मेंटालिटी की बात की जाए तो नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे याद करने दें सारी ऑडियंस के। कोई बेस्ट कॉन्सर्ट आपका कौन सा था बाहर का? एक मिनट, टर्की में शो हुआ था रिसेंटली। आई थिंक द बेस्ट शो आई हैड वाज नॉर्वे, क्योंकि तो जगह बहुत खूबसूरत है, ठीक है, और फिर वहाँ की ब्यूटी ये थी कि जो कम्युनिटी थी वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थी, अच्छा, देसी थे सारे, तो सारे यूनाइटेड थे। उसमें इंडियंस भी थे, नेपाली भी थे, आई थिंक बांग्लादेशी भी थे, तो पाकिस्तानी हमारे, तो सब मिलकर जो है वो गाने सुन रहे थे, और उनको मैंने वहाँ पे म्यूजिक का कोई म्यूजिक बैरियर तो है, यस, देयर इज नो बैरियर, सो दैट वाज द ब्यूटी। तो बाहर मुल्क में आपको ये चीज बड़ी देखने को मिलती है कि वहाँ पे डाइवर्स लोग होते हैं, तो जिस तरह अपने मुल्क में तो फिर अपने ही होते हैं, और उनको मैं फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही, लेकिन जब आप डाइवर्स एक लोगों को यूनाइटेड देखते हो तो एक दिल खुश होता है देख के कि यार एक यूनिटी है। वैसे ही इतना माहौल चल रहा है, वैसे ही यहाँ इतनी टेंशन हम देखते हैं कि कभी कोई अच्छी चीज दिख जाए तो हमारे आंखें भर आती है कि यार देयर इज स्टिल होप इन द वर्ल्ड, अच्छे लोग हैं दुनिया में। एग्जैक्टली। अच्छा, तौकीर साहब की तरफ चलते हैं जरा दोबारा। तौकीर साहब, आप जो बात कर रहे थे उस वक्त मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि वो जो किसी किरदार में डूबना होता है, जब मैं थिएटर पढ़ रहा था तो उस वक्त हमारे जो असातिज़ा थे, ज़िया मुहिउद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, वो भी हमें सिखाते यही थे कि आपने उस किरदार के अंदर डूबना है, उस किरदार को अपने ऊपर तारी कर लेना है। वो चीज़ नहीं है। अब आपने इन दोनों बड़ों का नाम लिया है, जो मेरे तो खैर सीनियर हैं वो दोनों, लेकिन ये उसी मतलब है उसी इरा की, और उसी ये हम असर भी हैं मेरे, काज़मी साहब के साथ तो हमने काम भी किया है। तो ये यही बातें बताते होंगे ना आपको। अब ये नापैद हैं, बताने वाला नहीं है कोई, अब समझाने वाला कोई नहीं है। डायरेक्टर जो है वो सिर्फ वो मॉनिटर पे बैठने वाला डायरेक्टर है, वो सिर्फ रिकॉर्डर है। शी इज़ नॉट अ डायरेक्टर के फील्ड में खड़े हों, पूरी मूव्स करवाएं, पूरी उसकी DR हो, पूरी उसकी CR हो, फिर उसको बेशक आप पीसेस में एक कैमरे पे आपने शूट कर रहे हैं तो पीसेस में शॉट टू शॉट आप उसको कर रहे हैं, लेकिन एक तो बस सीन को पूरे को परसीव तो कर लें। जो कैरेक्टर्स खड़े हुए हैं उनको भी समझ आ जाए इसका मूड क्या है, और ये पीछे हम किस सीन से लिंक करेगा, इसका स्क्रीन प्ले क्या है, पीछे क्या मूड छोड़ के आया, और कैरेक्टर क्या कैरी कर रहा है। एक कैरेक्टर नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपका भी जो काम था वो बड़ी यंग एज में लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, मुतासिर हो गए थे आपकी एक्टिंग से। जाहिर है वो आपकी मेहनत ही थी। जो परवाज़ ड्रामा था वो अभी भी हमें याद है, बहुत एक नुमाया किरदार आपका उभर के पर्दों पे सामने आया टीवी स्क्रीन पे। आप उसी बात पे आ गए ना जिसका मैंने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया कि मुझे इस बात का अदराक शुरू में ही हो गया था, उस यंग एज में हो गया था कि मैं इतना मतलब ओवरनाइट मैंने एज हीरो पाकिस्तान टेलीविज़न में उस वक्त लीड रोल में डायरेक्ट कास्ट नहीं करते थे, लेकिन मेरी एज की वजह से वो कैरेक्टर मुझे ही दिया गया और मैंने किया एज हीरो। और वो पहला ही ड्रामा परवाज़ उसका नाम था, वो सुपरहिट हो गया, और उसके बाद ओवरनाइट आई बिकम रिकग्नाइज्ड एक्टर इन पाकिस्तान। तो मैं एकदम मशहूर हो गया। तो मैं उस वक्त मतलब है डिट्रैक्ट भी हो सकता था उस फेम और उस लाइमलाइट में आके, तो वो एज ऐसी थी। लेकिन मुझे जब फीडबैक यंगस्टर्स की आई कि इस तरह से मतलब मैंने सोचा कि लोग इतना इन्फ्लुएंस होते हैं, इतना इम्पैक्ट है इसका कि आपकी हर एक चीज़, एक जेस्चर को लोग नोट करते हैं।
तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए ये फाउंटेन्स जो हैं, ये फाउंटेन्स इसीलिए हैं कि ये प्यासों को पानी पिलाता है, प्यास बुझाता है और उन जगहों से गुजरता है जहाँ जहाँ से उस ज़मीन को ज़रख़ेज़ करता चला जाता है और सैराब करता चला जाता है। तो वो सैराब करना होता है मुआशरे को, जहाँ जहाँ से आपने गुजरना है, जो जो आपने काम करना है, एक रोशनी का रास्ता दिखाना होता है। एक्टर ने, पेंटर ने, डायरेक्टर ने, सिंगर ने, कंपोज़र ने, इन सब ने, मैं तो अब कहता हूँ कि करेक्टर्स ने भी, क्योंकि लोग उनको इतना ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, ये रोल मॉडल्स। अब आपके रोल मॉडल्स, फिर आप अपने हीरोज़ को, दूसरी तरफ आप अपने हीरोज़ को समझते ही कुछ नहीं है। आप कहते हैं ये घर की मुर्गी है, ये घड़े की मछली है। भाई आप दूसरों की आप तारीफ़ें किए जा रहे हैं, आप दूसरों के हमसाया मुल्क के एक्टरों की उठा के सालगिरह मना रहे हैं, और अपने हीरो को आप पूछते नहीं है जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत डीप बात है, बहुत सही बात कही है कि हम ये कर रहे होते हैं हमारे अपने। आपको कभी फील हुआ कि हमारे साथ वाले लोगों को हम ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और अपनों को थोड़ा हम, पता नहीं ये साइकोलॉजी है क्या है, मतलब व्हाट इज द फिनोमेना, इसको क्या बोलेंगे, पर आपको अपनी चीज की इतनी कदर नहीं होती है, पर वही चीज अगर जब चली जाए और से होकर आ जाए या कहीं और ही चली जाए तो फिर रियलाइज जाए तो फिर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। तो आई थिंक ये बहुत एक ऐसी डीप बात बोली जो लोगों को दिल पे लगनी चाहिए। नहीं लग रही है तो देन देयर इज स्टिल एन इशू, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत आर्टिस्ट हैं जो एक्चुअली मदद मांग रहे हैं, मतलब क्योंकि हमारे वैसे ही यहाँ पे आर्ट का अभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से बहुत आर्टिस्ट बेचारे सफर करते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसे पोर्टल्स नहीं जिससे वो वैसे ही आर्ट का काम कोई सस्टेनेबल काम नहीं है, कोई मंथली तनख्वाह थोड़ी आती है, काम है तो है, नहीं तो नहीं है। तो बेचारे ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इन चीज़ों से मतलब दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज और वो गुर्बत की नजर हो जाते हैं और लोग उनको पूछते नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर हम दूसरों की बर्थडे मना रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा मतलब बोलते ना आप सेंसिटिव नहीं है, मतलब हम डिसेंसिटाइज हो गए हैं। वो सेंसिटिविटी पैदा करनी होगी ना कि अपनों को डांट रहे हो, अपने मुल्क के असासे जो है ना, हमें अंदाजा होना चाहिए कि अपने मुल्क के असासे हैं आर्टिस्ट जो होते हैं, क्योंकि आपका जो मुल्क है ना वो आपके आर्टिस्ट की वजह से दूसरों को अगर पाकिस्तान अट्रैक्ट करेगा वो तभी करेगा जब आपका आर्ट लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि दूसरे मुल्कों का भी यही है, हमें दूसरे मुल्कों का क्यूरियोसिटी इसी बात पे, क्योंकि आर्ट ने हमें मुतासिर किया हुआ है। तो हम मतलब यानी कि आर्ट की आप कदर करें और उसको, वो आपका एक बहुत बड़ा एसेट है। बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आर्ट का एक अलग तरीके से नमूना पेश करेंगे और बस हम कुछ खेलेंगे। इनको सिखाएंगे हम नाज़रीन, बुनियादी बात ये है कि इनको ये मुझे मालूम है, इनको सिखाएंगे, वरना फिर इनको बस कहेंगे कि आप भगाएंगे। एक वक्फे के बाद मिलते हैं आपसे। जश्न आज़ादी मुबारक है। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। 14 अगस्त आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा कम से कम सिर्फ एक ही पैगाम है कि हर चीज़ जो भी आप करें आप ये उसमें सोचें कि उससे आपके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो बैक ट्रैक कर जाएं, अगर फ़ायदा हो रहा है तो फिर उसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, नताशा बेग हैं, इनसे आप बातें सुन रहे हैं, इनकी गपशप सुन रहे हैं, और हमारे साथ लेजेंडरी एक्टर तौकीर नासिर साहब मौजूद हैं और अवैस उनको अपनी एक्टिंग के बारे में भी हल्का हल्का बता रहे हैं। मैं समझ रही हूँ कि कभी आइंदा आने वाले वक्तों में कोई हिदायतकारी कर रहे हो तो अवैस उनको याद हो कि वही अवैस जो है वो भी एक्टर है। लेकिन जो काम उन्होंने जिस लेवल पे कर दिया है ना, उस लेवल का काम हम शायद सोच भी नहीं सकते। हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात तय है। हम जैसे ब्रेकफास्ट शो करते हैं तो हमसे पहले जिन्होंने मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने ब्रेकफास्ट शो कर दिया वो लेजेंड हो गए, हम तो उनके पांव तक भी नहीं पहुंच सकते भाई, ये तय है। अच्छा तौकीर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ चीजें ऐसी जो कि करनी चाहिए हमारे मीडिया को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो चीजें क्या होंगी? एक तो मैंने अभी बताई है कि जो चैनल्स हैं वो चैनल्स बगैर मकसद के और उन पर फिर चेक होना चाहिए। देखिए खाली सेंसरशिप से कुछ नहीं होता कि जी पैमरा की ये पाबंदियां लगा दें। मैंने पैमरा में भी, मैं COC में 3 साल रहा हूँ मेंबर, पाबंदियां लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। ये तो आपकी अपनी सेंसरशिप है, अपनी सेल्फ सेंसरशिप है। लेकिन कम से कम ये हमें अदराक तो होना चाहिए ना इस बात का, वैसे हमें एहसास होना चाहिए कि हर आदमी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आम आदमी की
जब हम जंग अपना जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक दिन है जिसको हमें, मेरे ख्याल में इस दिन को तो खैर तजदीद अहद करना चाहिए कि मैंने पिछले साल में पाकिस्तान के लिए क्या किया और आने वाले साल में मैं क्या करूँगा, मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँगा, एक हर इंडिविजुअल। और फिर जो चैनल है, वो चैनल की तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लाखों लोग देखते हैं और उसमें हज़ारों यंगस्टर्स जो हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी स्क्रीन को देखकर, उसके लेंस को देखकर, उस पर बात करने वालों को, उनको बहुत सारे लोगों को वो बहुत रोल मॉडल भी बना लेते हैं। मतलब उन रोल मॉडल हमें वो उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो पॉजिटिव हैं, जो मुल्क के हवाले से यंग जनरेशन को जो है वो कुछ दे रहे हों, कुछ उनको गाइड कर रहे हों, कुछ उनके लिए बेहतरी कर रहे हों, वही बात है कि फिर रोशनी का रास्ता दिखा रहे हों। तो ये मकसद है ना। तो एक तो ये है कि दूसरा ये है कि कंटेंट जो है वो भाई बस कर दो, सास बहू की साजिशें और औरतों की कहानियाँ, सही है, ये सब कुछ आपके बेशुमार मसाइल हैं, बिल्कुल आपके बेशुमार इश्यूज हैं सोसाइटी के। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई। हम इसके हवाले से ही लोगों को, मुआशरे को ड्रामे के जरिए यार उनको शऊर दें। मैसेज ओरिएंटेड काम होना चाहिए, वो चाहे फिल्म हो और चाहे वो ड्रामा हो, वो चाहे म्यूजिक हो। म्यूजिक जो है वो अगर हम वो मिली नगमे आज क्यों नहीं मनते, ए वतन प्यारे वतन, आज भी हमारे दिलों को गरमा देता है वो। तो क्यों कमी है? ये हमारे जज्बे में कमी आ गई या हम खुद अंदर ही अंदर से डिसऑनेस्ट हो गए? मेरा ख्याल में ये इसका भी इदराक करवाना चाहिए कौम को कि अपनी ऑनेस्टी को खुद चेक करें कि पाकिस्तान के लिए मैं क्या। पाकिस्तान का 365 दिन हम पाकिस्तानी हैं और हमें हर दिन जश्न मनाना चाहिए, और हम आज़ाद कौम हैं। उन कौमों से पूछें जो गुलाम हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी उसका इनाम हमें आज कितनी जनरेशन्स, हमारी जनरेशन जो हैं, आज हम आज़ाद मुल्क है, हम जिस तरह चाहते हैं जी सकते हैं। लेकिन हम मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा मुल्क जो है वो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे की तरफ जा रहा है। वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? वो सिर्फ पॉलिटिशियंस तो नहीं है उसका कसूरवार, हम भी है उसका कसूरवार, मैं हूँ, आप, बिल्कुल हर कोई है, हर पाकिस्तानी है, एवरी पाकिस्तानी। तो और सिर्फ हम पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाना है। और आज जो हम अच्छा, फिर अब ये यहाँ तक हमारा नेशनलिज्म जो है वो डगमगा गया है कि हम मुल्क को छोड़ने पे तरजीह दे रहे हैं। क्या रखा है पाकिस्तान में, क्या रखा? ओ भाई, इसको सोचें कि आपके बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी थी। आप उस हिजरत को आप सिर्फ महसूस कर लें कि वो अपने आबाओ अजदाद की कब्रें छोड़ कर आए। वो अपने सिर्फ जायदादें नहीं, अपने आबाओ अजदाद की कब्रें छोड़कर आए। सरजमीन को कोई नहीं छोड़ता, वो अपनी सरजमीन को छोड़कर आए इस उम्मीद के साथ कि हम अपना पाकिस्तान बनाएंगे, हम अपना मुल्क बनाएंगे, हम जिस तरह चाहेंगे जिएंगे, जिस तरह चाहेंगे हम अपनी जिंदगी को आगे लेके चलेंगे। वो इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है हमने। हाँ, तो हैविंग सेड दैट तौकीर साहब, जाहिर है हमारी एक यूथ की भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, और इन्होंने ही मुस्तकबिल बनना है इस मुल्क का। यूथ उस वक्त का और आज का यूथ, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मतलब मेरे अंदर जो ये सारी बातें हैं, ये मेरी उसी नौजवानी की एज के हैं जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं बीए कर रहा था, मैं जब मास्टर्स कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और हम हर उस इशू में, हर उस मसले में पाकिस्तान के लिए हम खड़े होते थे, हम एजिटेट करते थे, हम प्रोटेस्ट करते थे, जो नाइंसाफ़ी थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। और फिर ये सारी चीज़ें फिर हमें हमारे उस्ताद समझाया करते थे, हमारे माँ बाप समझाया करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे। वो कुर्बानियों के हवाले से और वो हिजरत का, मेरे वालिद हमें हमेशा कहानी सुनाया करते थे। कहानी से मुराद वो पूरी हकीकी कहानी सुनाया करते थे कि किस तरह से वो हिजरत करके और पैदल चल के, मेरे वालिद साहब पैदल चल कर जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचे। 1 महीने से ज़्यादा वो पैदल चलते रहे।
और अपने माँ बाप का उनका कुछ पता नहीं था, कोई राब्ता नहीं था, कुछ पता नहीं था, और लेकिन एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान पहुंचना है। तो वो पाकिस्तान पहुंचने का इतना जज्बा था, तो पाकिस्तान बनाने का जज्बा तो उससे ज़्यादा होना चाहिए ना। अब हम इनको बताएं ना नई नस्ल को, फिर हम सबका कसूर है ये, फिर अगेन हम सबका कसूर है। तो इस नई नस्ल को आप अगर कोई मैसेज देंगे तो वो क्या होगा इस 14 अगस्त पर? मैं नौजवानों से, अपनी पाकिस्तान की तमाम यूथ से, मैं यूथ को तो मैंने हमेशा फोकस किया है, दैट्स व्हाई आई एम नोन एज एंग्री यंग मैन। बिल्कुल। तो मेरा फोकस ही यूथ रहा है। मैं हमेशा हर कहानी को, हर सब्जेक्ट को, हर कैरेक्टर को ये समझ के करता था कि मैं मेरे यूथ को इससे क्या मिलेगा, क्या सबक मिलेगा, क्या मैसेज मिलेगा। तो मैं आज आप कह रहे हैं कि आज मैं अपनी यूथ को जो देखिए, अभी हमारी यूथ जो है, आज की यूथ में एक ये फ़र्क है हमारी यूथ में और इस यूथ में कि ये इस यूथ को एक्सपोजर बहुत मिला है। जो एक्सपोजर इनको मिला है, जो एक्सेसिबिलिटी इनको मिली है, वो हमें मुयस्सर नहीं थी। हमें इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन और न्यूज़ और करंट अफेयर्स और हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, 4 कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आपकी हाथ में, पाम में है, आपके फ़ोन के अंदर है। आप ये हमारा आज का यंगस्टर दुनिया की हर कोने में वो देखता है और उसको पता है क्या हो रहा है, लेकिन अफसोस के उसको हमें अपने मुल्क का उसको अंदाज़ा नहीं है। वो एक चीज़ है कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है साकी। बिल्कुल। तो इन नौजवानों को अगर इनको सही रास्ता दिखा दें और इनको रोशनी का रास्ता दिखा दें और इनको पाकिस्तान और पाकिस्तानियत सिखा दें कि पाकिस्तान ही सब कुछ है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ इसी की वजह से है, यही हमारी जान है, यही हमारी आन है और यही हमारी शान है। मैं ये भी मैं कहना चाहूँगा यंगस्टर्स को कि इस जश्न आज़ादी को इस दिल से मनाएं कि उससे आपके अंदर जो है, आपकी रूह में पाकिस्तान उतर जाए। इस जज्बे के साथ मनाएं कि आप सिर्फ झंडे और रोशनियाँ और ये सब कुछ और ये नारे और बाइक राइड और ये एवरीथिंग इज अलाउड, मतलब जाहिर है एक्साइटमेंट और इमोशंस हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने अंदर पाकिस्तानियत को जगाएं, आप अपने अंदर पाकिस्तानियत को बढ़ाएं, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करें जितनी आप अपनी माँ से करते हैं, जितने आप अपने बाप से करते हैं, अपने बहन भाइयों से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा खानदान है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप पाकिस्तान को ऐसे देखें जैसे आपका खानदान हो, फिर आपको एहसास होगा कि आप उस खानदान की कभी बुराई कोई नहीं चाहते, आप उस खानदान के साथ हमेशा अच्छाई करना चाहते हैं, उस खानदान की तरक्की देखना चाहते हैं। जब तक अपना नहीं समझेंगे तब तक मुल्क के लिए कैसे वो जज्बा आएगा कुछ करने का। वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान 14 अगस्त का स्पेशल प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ नताशा बेग मौजूद हैं और नताशा बेग के साथ अब हम ज़रा म्यूज़िकल जुगलबंदी करने लगे। वो जुगलबंदी ऐसी होगी कि मैं आपको कुछ अल्फाज दूंगा, ये वो अल्फाज हैं, वो गाने हैं जो आपने गाए भी हैं और सुने भी हैं। तो जैसे ही मैंने वो लफ्ज़ या वो जुमला कहना है और आपने वो गाना अनप्लग्ड लाइव गाना शुरू कर देना है, ठीक है? रेडी है? आप भी कुछ इसमें शामिल होंगी या मैं अभी तो पहले मैं देखूंगी अच्छा। फिर मैं एंजॉय करूंगी, फिर अगर मेरा मूड हुआ कि मैं उस एंजॉयमेंट का पार्ट बनूं तो ठीक है, वरना आई विल बी एंजॉयिंग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की तनख्वाह नहीं मिलेगी, ठीक है? अच्छा चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे आपने नगमे ऐसे हैं जो कि खुद भी गाए हैं, जो कवर्स दूसरों के किए हैं। आबदा परवीन जी साहिबा का मैंने कवर किया, कोशिश की। नूरजहान साहिबा को भी किया या नहीं? हाँ क्योंकि हाँ उनको भी किया है। नुसरत फतेह अली खान साहब को तो बहुत ही ज़्यादा, तो फिर मेरे ख्याल में शुरू वहीं से करते हैं। ओके ठीक है, तो लेते हैं भाई। रावां तक तक अक गई, रावां तक तक थक गईया मैं, कलियां रे रे अक गईया मैं,
एक एक दिन गिन गिन के गुजारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां, ढोलना तैनू अखियां उड़ीक दियां, सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां। अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु दा क्या था, एक बार खुद गाते गाते बोली। अल्लाहु दा आया वे भुल्ले नी फकीर दे विचों, अल्लाहु दा आया वे भुल्ले नी फकीर दे विचों, कुल्ले नी फकीर दे विचों। अल्लाहु 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 अल्लाहु। या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशाई कीजिए मेरे हाजत रवा, हाजत रवाई कीजिए। या मौला, या मौला, या मौला उन नूर बा मौला, या मौला, या मौला जलाल बा मौला, या मौला, या मौला उन हक बजा मौला, या मौला, या मौला करम मनिश मौला, या मौला। जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे तू शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा, मैं बनकर मैं खाना बनकर मस्ती का अफसाना बन जा। मैं बनकर मैं खाना बनकर मस्ती का अफसाना बन जा, मस्ती का अफसाना बनकर हस्ती से बेगाना हो जा। जी चाहे तू शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा। मारो केसरिया गुलाबी हो मारो केसरियो गुलाबी गुलड़ेड़ो फूला रे, मारो केसरियो रे गुलाबी गुलड़ेड़ो फूला फूला रे, केसरिये न निजराला लागे रे माड़ड़ा, केसरिये न निजराला लागे रे माड़ड़ा। जमाना आया है बेहिजाबी का, जमाना आया है बेहिजाबी का, आमदीदार यार होगा। गुजर गया अब वो दौर साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहान में खाना, आमदीदार यार होगा। मिठे पान दी गलोरी हो मिठे पान दी गलोड़ी, लट्ठा सूट दा लाहौरी, बंटे मार दी फिलोड़ी, जुगनी मेल मेल के कूद काद के चक चकोते जावे। मौला तेरा माली ओ हरियाली जंगल वाली, तू दे हर गाली पे ताली, उसकी कदम कदम रखवाली, हैवी लुक लाच की सोच सोच के क्यों है आबद डाली तूले। नाम रब का नाम साईं का अली 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 अली, नाम रब का नाम साईं का अली 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 अली। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। वाह 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 अल्लाह वाह, थक गई, वाह, वाह, थक गई, वाह। ऐसा नहीं किया, ये जुल्म अगर मुझे पता होता मैं कभी लेकिन मजा नहीं आया क्या? ना बैठती इसके साथ। दिस वाज फन, अलग था, एक्चुअली फन, मजा आया। चैलेंजिंग एंड गुड। लेकिन देखें चैलेंज डिफरेंट किसी ने नहीं खेला मेरे साथ। डिफरेंट ट्यून्स, डिफरेंट वर्ड्स। हाँ, ये अच्छा था, ये मेरे टेस्ट के लिए भी अच्छा टेस्ट था। ये आपका टेस्ट हम लेने वाले कौन होते हैं? क्या औकात हमारी मैं अपने- कि हम आपका टेस्ट ले सके? लेकिन जो भी टेस्ट था ये कमाल था, कमाल था। बिल्कुल, बिल्कुल। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जश्न आज़ादी मुबारक। वेलकम बैक जी। 14 अगस्त यानी कि जश्न आज़ादी तमाम कौम को, पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, सबको बहुत बहुत मुबारक। नताशा बेग हमारे साथ मौजूद हैं। नताशा, एक मुश्किल सवाल फेंकने लगी हूँ आपकी तरफ। अभी तक तो आपने जितने चैलेंजेस हमारी तरफ से आए हैं तो ये उनसे पिछला बखूबी वाला आप भी कम लड़ी हैं। मुश्किल नहीं था। हाँ, नहीं वो भी आप बखूबी लड़ी अब है। let's ये see बताएं कि तौकीर नासिर साहब भी बात कर रहे थे, मिली नगमों की बात हो रही थी। पाकिस्तान में जो बेहतरीन, जो लेजेंडरी मिली नगमे हैं, जिनको एक तो वो है दिल दिल पाकिस्तान, वो तो हमारा जिसको second सेकंड national नेशनल anthem एंथम कह दिया। हाँ। उससे पहले थोड़ा अगर चले जाएं तो वो जो जंगों के दौर के नूरजहान मलिका तरन्नुम के दिए हुए मिली नगमे थे, वो उनकी बहुत एक हाइप थी और आज तक वो भी सुनते हैं आप तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है मिली नगमों के हवाले से? इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज। लेकिन अगर किसी को वोट देना हो कि कौन सा, तो मुझे लगता है कि नूरजहां वाला जो जोन था ना, वो क्योंकि एक ऑब्वियसली वैसे दिल दिल पाकिस्तान में भी बहुत एक हमवतनी, बट दिल दिल पाकिस्तान वो आपको फीलिंग देता है कि अब पाकिस्तान बन गया है ना, वी आर सेलिब्रेटिंग द कंट्री, ठीक है। बट नूरजहां वाले टाइम पे तो जो उन्होंने जो किए हैं नगमे, उन नगमों में वो बात है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करो, पाकिस्तान के लिए उठो, मतलब यू नो डू समथिंग फॉर योर कंट्री। तो एक वो वाला जज्बा है कि जैसे अभी अभी आपको मुल्क मिला है और आप उसको खड़ा करने बनाना है, आपने बनाना है। हाँ। तो वो जज्बा जो है वो तो नूरजहां Motivation। के नगमों में। अच्छा, बिल्कुल सही। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं कि एक वक्त जिसमें हम मिली नगमे बनाते थे तो म्यूजिक हमारा इतना ज्यादा कोई डिजिटल नहीं था, नहीं था। अब डिजिटल की वजह से बहुत ज्यादा आसानियां भी हो गई हैं। एक सिंगर के लिए भी आसान हो गया है। मुझ जैसा शख्स जो है वो भी ऑटो ट्यूनर से मेरा ख्याल है इनको हो जाए ख्याल है, शायद। इनका ऐसा मानना है, लेकिन क्या इस नहीं हो पे- सकता क्या? आज के दौर में वैसे सब हो सकता है, मुझ जैसा Everyone शख्स भी can sing, everyone गा can सकता sing, है। yeah. तो एक सिंगर के लिए कितना जरूरी है कि वो अब आप कितना प्रैक्टिस करती हैं या कितना अपनी आवाज को आप टेस्ट करती हैं रोजाना? आई थिंक मैं रियाज़त? रोज अपने आप को एक चैलेंज देती हूँ। हाँ। मेरी रियाजत उस तरह से होती है कि मैं लिसनिंग ज़्यादा रखती हूँ अलग अलग चीज़ों की, और फिर कोई चीज़ अगर ऐसी है कि मैं बोलूँ यार ये कुछ नया है, इसको फिर ट्राई करती हूँ खुद से। सो दिस इज़ हाउ आई जस्ट कीप लिसनिंग एंड कीप ट्राइंग न्यू स्टफ जो मेरे कानों से हो गुजरती है। तो इस तरह मैं अपनी प्रैक्टिस को इंटैक्ट रखती हूँ। और उसमें कितनी वैरायटी सुनते हैं आप? मतलब पाकिस्तानी भी सुनती हैं या बाहर का भी? मैं बहुत हर ज्यादा? तरह का म्यूजिक सुनती हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरी नज़र से कोई म्यूजिक ना जाए, क्योंकि आई थिंक हर तरह का म्यूजिक सुनने से ना आपका जो मेंटल लेवल है म्यूजिक के लिए वो वास्ट हो जाता है, फिर आप बाउंड नहीं रहते। तो पाकिस्तानी भी सुनती हूँ, इंडियन सुनती हूँ, कोरियन सुनती हूँ। अच्छा। हाँ, आई लव कोरियन म्यूजिक ऑल्सो। फिर अब इंग्लिश तो गाने हैं ही, एंड फारसी, अरेबिक भी सुन लिया कभी, और आजकल तो नाइजेरियन सिंगर्स भी बहुत अच्छा मशहूर हो रहे हैं। हाँ। तो जो म्यूजिक बस जो कानों को अच्छे लगे, चाइनीज म्यूजिक भी सुना है मैंने। अभी प्लेलिस्ट पे क्या है ज्यादा जो रिपीट पे लगा हुआ है आजकल? आजकल रिपीट में गाने का मत कहिएगा क्योंकि अच्छा, लैंग्वेज नहीं, गाने का नहीं गा। बट ऑन रिपीट वैसे तो अपना 2 गाने, एक तो मैं कोरियन, एक मैंने रिसेंटली एक ड्रामा देखा था तो उसके जोन में अभी तक हूँ, तो उसका OST सुन रही हूँ। ओके। और एक हमारे पाकिस्तान से एक बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है अदनान धूल, सोच बैंड, अच्छा उनका एक गाना है परदेस का टेंदा। इट्स एन अमेजिंग लवली सॉन्ग। इट्स आई थिंक अभी काफी मतलब उसको वो रिकग्निशन मिल रही है गाने को थ्रू सोशल मीडिया। परदेस? तो वो परदेस का टेंदा, परदेस का मैं वो टेंदा। सुन रही हूँ आज। तो आजकल तो कहानी सुनो चल रहा है हर जगह। नहीं अवैस, अब तो कहानी सुनो के बाद एक और आया है, चल रहा है, लेकिन उसके बाद वो उसका है गाना मोहब्बत आया। करेंगे। हाँ। वो क्या है, मोहब्बत करेंगे बाज ना आएंगे, मोहब्बत से बाज ना आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जान जाएगी, वो वाला है? एक आजकल है जो बड़ा चल रहा है। जोनी वाला, मैंने नहीं सुना ये। तजम्मल सैयद या सैयद तजम्मल है जिनका कि अच्छा। ये बहुत 1-2 दिन से
ही ये चीज चलनी शुरू हुई है कि बाज ना आएंगे मोहब्बत से ज्यादा क्या होगा, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी तो क्या है, कुछ इस तरह का है वो। एक अजीब चीज है कि जो चीज बहुत ज्यादा वायरल होती है ना, या मतलब जैसे जो हर किसी में मशहूर है गाने, वो मेरी लिसनिंग नहीं होती है। मेरी लिसनिंग अलग होती है कि मतलब वो हर कोई नहीं सुन रहा होता, लेकिन हर तरह का म्यूजिक इसलिए सुनती हूँ ताकि जो है हाँ मतलब आपकी नॉलेज में रहे कि क्या हो रहा है, क्या मतलब म्यूजिक में हो रहा है, तो हर तरह का म्यूजिक मैं सुन सकती हूँ। कोई हेट किसी भी म्यूजिक को नहीं देती मैं। अच्छा। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो म्यूजिक मेरे दिल को भाता है वो ज्यादा मशहूर गाने नहीं। अच्छा, हेट जब नहीं देती हैं आप, तो फिर जो गाना ऐसा है जो मतलब बस ऐसे ही गाया हुआ है, जो फॉर द सेक ऑफ गाना गाया हुआ है, उसमें कोई मेरिट नहीं है, कोई उसका एक बुनियाद नहीं है, उसका फिर क्या करती हैं जब आप कोई ऐसी चीज सुन लें? इनिशियली मुझे लगता था कि मैं कहती थी यार ये क्या है, मतलब कोई इसका टॉपिक नहीं, कुछ नहीं। फिर मुझे होता है कि कभी कभार जो है ना काम की बात नहीं करना भी जरूरी है। हाँ, बस ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, मतलब कभी कभार आई मीन यू नो आर्ट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, आर्ट कैन बी एनीथिंग। तो मैं थी रिजिड थॉट्स मेरे काफी होते थे कि यार बस हर गाने में मैसेज पहुंचाना। नहीं यार, कभी कभी सिर्फ आदमी फन के मूड में भी होता है यार, मतलब हर गाने में मैसेज देने की जरूरत नहीं, इधर उधर की बातें कर लो। मतलब लेकिन अगर अब आपसे पूछें कि टॉप 3 आपके कौमी नगमे कौन से हैं जो आपके दिल को छूते हैं, फेवरेट्स, वो टॉप 3 वो कौन से होंगे? ये भी बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हैं। एक तो टॉप 5 कर लें। जुनून बैंड का जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। आई लव दैट है जज्बा जुनून तू हिम्मत ना हार। बिल्कुल। एंड उनका वो नहीं है गाना रहे ना रहे ये जीवन, वो मुझे बहुत पसंद है। नयरा नूर, उनके वही मतलब वतन की मिट्टी, और हर लहजा है मोमेन की। नहीं, तो बड़ा मुश्किल। इकबाल और नूरजहां, डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। डेडली कॉम्बिनेशन, बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर हमें शामिल करना एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्हें आपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखा है बतौर हिदायतकार, अदाकार, मौसीकार, गुलूकार वगैरह वगैरह सारे कार। सिवाय उन्होंने अपनी कार नहीं बनाई है, बाकी उन्होंने हर कार है ना उनके पास, वो खुद कार तो है वो, लेकिन उनकी जो वीडियोस होती हैं अब जो बरतानिया में बैठ के वो बनाते हैं, तो उसमें भी आपको बड़ी जबरदस्त कन्वर्टेबल व्हीकल्स हैं भाई उसमें। तो मैं तो हैरान हूँ, बरतानिया में ये सारी शूटिंग उसकी करते हैं। बरतानिया में तो बारिश का पता ही नहीं चलता, तो इन पे कैसे हुआ कि कभी बारिश ना बरसी हो, या छतरी रखते होंगे पीछे डिग्गी में, हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल। यासिर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान, बहुत बहुत जश्न आज़ादी भी मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो रोज़ाना यहाँ 14 अगस्त मनाते हैं, हमारे दिल में 14 अगस्त हमेशा रहता है, जितने साल के दिन होते हैं। ये देखें, आपको दिखा भी देते हैं, अगर आप ये क्या बात है, देख रहे हैं आप, और आपके लिए 2 और लेकर आए हैं। अच्छा। एक शिफा के लिए और एक ये अवैस के लिए। 2 ये 3 झंडे में। गुड, वाह। अच्छा, एक नताशा के लिए भी होना चाहिए, लेकिन चलें ठीक है, अब हम अपना वाला जो है वो आपको दे देंगे झंडा। वैसे ही आपने झंडा जो है वो लगाया हुआ है, दिल से लगाया हुआ है झंडा। बिल्कुल, यस। अच्छा, यासिर को आपने सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम अ फैन। हाँ ना, तो प्लीज आपको मेरा बहुत बहुत सलाम और जश्न आज़ादी मुबारक। सही। अच्छा यासिर भाई, ये बताइए कि एक 14 अगस्त पाकिस्तान का और एक 14 अगस्त बरतानिया का, तो वो फ़र्क तो है इन दोनों में? असल में यूके स्पेशली जो जगह है बड़ा मल्टी कल्चरल है। यहाँ पर दुनिया की सारी कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तानीज़, और जिस जोश और जज्बे के साथ यहाँ कॉन्सुलेट में, हाई कमीशन में पाकिस्तान डे मनता है, ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान आ गए हैं। स्पेशली जो यहाँ के इलाके हैं, रॉचडेल चले जाएं, बेरी चले जाएं, या विम्सलो रोड है यहाँ पर, करी माइल है, या लंदन में आप चले जाएं, आपको ऐसे इलाके मिलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पाकिस्तान में नहीं। तो हम लोग यहाँ तो आ गए, और दिल हमारा वहीं है, और दिल में हमारे पाकिस्तान यहाँ पर है। तो वैसे ही जोश और जज्बा होता है हमेशा जो हमारा जनरली रहता है पाकिस्तान में रहते हुए, बल्कि उससे ज़्यादा है यहाँ पर हमारा जज्बा। अच्छा यासिर साहब, ये बताएं कि हमने तो आपको कम से कम, हम तो आपको 90 की दहाई से देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारी पैदाइश के बाद इस कौम में एक नई जो है पैदाइश जो है वो लोगों की हुई है, जो कि मिलेनियल्स या जेनजी की जो एक पैदावार है वो हुई है। अब उसका मसला ये है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी की हकीकतें थी उनसे भी नावाकिफ़ हैं, तो उनके लिए मैं ख़ास तौर पर चाहूँगी कि आप ज़रा अपने सफ़र का एक रीकैप करें। अवैस एंड शिफा, बात यह है कि शुरू
इस तरह से किया था कि मेरे जो अम्मी के छोटे भाई हैं जावेद जब्बार साहब, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सेनेटर, वो पायनियर हैं एडवर्टाइजिंग के। बिल्कुल। और उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं छोटा सा होता था, मेरी कज़न महरीन जब्बार उनके साथ जाया करता था। तो 5-6 साल की एज थी, जब भी वहाँ जाता तो बड़े बड़े क्लाइंट स्पॉन्सर्स के एड्स बनते थे वहाँ पर। तो हम लोग देखते थे शूट्स किस तरह होती हैं, फिल्में किस तरह होती है 35 मिलीमीटर पे। वहाँ से एड्स में आना शुरू किया, बड़े ब्रांड्स के। छोटा सा था बच्चा बिस्किट के ऐड में। फिर उसके बाद जब स्कूल में आया तो भी एड्स किए, और फिर पीटीवी पर आ गया। और जब पाकिस्तान टेलीविज़न पे आया ड्रामों के अंदर, तो एक के बाद एक फिर एड्स, ड्रामे, और फिर कॉलेज में ही हमारा एरिड जोन बन गया। अब एरिड जोन के आपने जैसे चांदनी था, कभी तो होगा मेरा मिलन, चूम लो आसमां को, उसी दौरान मैंने कभी तो होगा मेरा मिलन का वीडियो बनाया। और गज़नफ़र अली साहब जिन्होंने पहली प्राइवेट कंपनी खोली प्रोडक्शन की, जो पहला चैनल आया पाकिस्तान में, तो उसका वीडियो मैं बना के, उस वक्त वो बिल्कुल नई नई कंपनी बनी थी, 5 लोग काम करते थे उसमें। तो मैं उनके पास एक म्यूज़िक वीडियो लेकर गया अपनी पहली एल्बम का। तो उन्होंने कहा ये किसने डायरेक्ट किया है? मैंने कहा जी मैंने किया है, कुछ 1-2 कैमरामैन के साथ मिलके बनाया। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि पाकिस्तान का पहला पॉप चार्ट शो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स डायरेक्ट करो। तो एरिड जोन और म्यूज़िक चैनल चार्ट्स साथ साथ चले। मैं डायरेक्टर 18 साल की उम्र में बना, और उसके बाद बहुत सारे सिंगर्स, आर्टिस्ट उस शो के थ्रू एज ए डायरेक्टर मैंने इंट्रोड्यूस किए, जिसमें फ़ख्र आलम, शहजाद रॉय, नजम शिराज, फ्रेंच बेनिफिट्स, कोलाज, जज्बा बैंड, और नदीम जाफरी, कोमल रिजवी, एंड देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट। फिर उसके बाद टेलीफिल्म्स, जो पाकिस्तान की पहली सीरीज़ जो टपाल सिनेमा थी, वो मैंने बनाई, जिसमें हुमायूं सईद को लॉन्च किया ज़हर टेलीफिल्म से। शमून अब्बासी आए पहली दफ़ा, जवेरिया अब्बासी आई। तो ये टेलीफिल्म सीरीज़ ने एक नया दौर शुरू किया। फिर इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स करता रहा, बैंड भी मेरा चलता रहा, और उसमें आपने देखा बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स, ब्रांड्स के साथ मिलके मैंने प्रोजेक्ट्स किए। मेरा घर एक वर्लपूल, जो पाकिस्तान टेलीविज़न का वन ऑफ द बिगेस्ट सीरियल था। सो जब पहला साल था हम टीवी का, तो उनके लिए यहाँ 2 सीरियल्स हमने किए, ला हासिल और सरदाग, जो कि बहुत हिट हुए, बड़े पॉपुलर हुए। और उसके बाद जब आया तो उस पर जाएं कहाँ अरमान चलता था मेरा। इस तरह से मैं प्रोजेक्ट्स करता रहा काफ़ी सारे, और लोगों के दिलों में जो भी अपने काम के थ्रू जगह बनाई, मैंने इज़्ज़त बनाई अपने मुल्क के लिए। अल्लाह का करम है कि जहाँ भी गया हमेशा पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज के लिए ही काम किया। और जितने भी लोग, मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत नए लोगों ने मुझे जो ज्वाइन किया मेरी प्रोडक्शंस में, उनके माशाल्लाह से अभी बड़े बड़े नाम हैं। वो इंडस्ट्री में जब भी नज़र आते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो मुझे खुशी होती है उनको देखकर कि मैंने अगर कोई काम किया अच्छा अपने मुल्क के लिए। सिवाय ये नहीं होता है, बहुत से लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको देता है कि जी वो अपने लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों को, मेरे प्रोडक्शंस के थ्रू एक लॉन्चिंग पैड जिसे कहते हैं, वो अल्लाह ने मुझे इनायत किया। और दूसरों की ज़िंदगी में भी मैंने कोशिश की कि मैं रोशनी लेकर आऊँ। यासिर साहब, थोड़ा सा अगर आपकी हम फिल्मों की तरफ आए, जो मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फिल्में बना रहे हैं, उसमें आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या प्रमोट कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की पहली टेलीफिल्म सीरीज़, जिसमें हुमायूं सईद, ये सारे जब आए थे, 96 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कई साल के बाद मैं जब यहाँ अपने प्रोडक्शंस कर रहा था बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, यहाँ अपाची इंडियन है, स्टीरियो नेशन है, और जितने भी यहाँ के जो सहारा बैंड है, जो यहाँ की यूके में पॉपुलर बैंड्स हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी फिल्म्स मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि अब आप कोविड के बाद देखें कि सिनेमा चला गया। तो उससे पहले ही मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो फीचर लेंथ फिल्म्स हों, लेकिन टेलीविज़न के लिए हों। तो मैं जब ये पहली इसकी फिल्म बनाकर लेकर गया, आज़ाद, जो कि हमारे काफ़ी बड़े जायंट्स हैं मीडिया के, उन्होंने हमें बेसिकली इसका हमारे साथ जॉइंट हैंड किया और हमने बनाया, जिसमें मोहम्मद शेख थी और परवीन अकबर थी पाकिस्तानी, और यहाँ की कम्युनिटी के आर्टिस्ट थे। बेसिकली ये पाकिस्तानियों के लिए कम्युनिटी कोहेजन पे फिल्म थी। और इसके बाद फिर मैंने मुझको पता है, जिसमें निम्रा खान पाकिस्तान से थी और यहाँ के बहुत सारे एक्टर्स थे। फिर उसी तरह रंग दो रंगी मैंने वो बनाई। तो इन सारी फिल्म्स का जो सब्जेक्ट्स हैं वो मोस्टली हमारी जो अपने कल्चर है, हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि एक
फिर मैं वर्ड यूज़ करूँगा कम्युनिटी कोहेजन का। हाँ, कि आप किस तरीके से पीसफुली मिल के रहते हैं फैमिली सिस्टम और सोसाइटी में, जो एक दूसरे से इख्तलाफात हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है और आपको कामयाबी के साथ उन चैलेंजेस के साथ निकलकर अपने आप को एज ए सक्सेसफुल पाकिस्तानी शो करना है। और अभी आप कब आ रहे हैं हमारी प्रोडक्शन में, आप दोनों ये मुझे बताएं। देखिए आपकी प्रोडक्शन में जो है वो यही आ सकती हैं, बरतानिया तो यही आती हैं। मेरा बरतानिया आने से क्या वास्ता है, मैं इनको लेके पता नहीं कौन सी दुनिया में हर जगह चला गया हूँ, बरतानिया नहीं जाता मैं। कोई एक जबरदस्त किस्म की प्रोडक्शन प्लान करनी पड़ेगी स्विट्जरलैंड या फिर टर्की में आप लोगों के लिए। ऐसा ही है। लेकिन शर्त मेरी ये है कि आप मेरा जो गाना है सनसनी पे वो लगाकर आप दोनों परफॉर्म करें स्टूडियो में। अच्छा। और उसका जो शुरू में रुबाब बजा हुआ है ना, वो उस पे आप परफॉर्म करना है आप दोनों सही है। स्टूडियो। ये भी कर लेंगे किसी दिन, ऑडिशन देंगे। ये इसको वहीं कराएंगे यासिर साहब, उधर ही कराएंगे। और क्या, मान ले मेरी आपके बात। सामने ऑडिशन देंगे। अच्छा मुझे बताइए, जो फिल्म है आपकी मुझको पता है, इसमें क्या बता रहे हैं आप, ये फिल्म क्या कहती है? बेसिकली इट इज़ अबाउट अ लॉयर। यहाँ आपको पता है कि यूके यूएस में बहुत सारे पाकिस्तानीज जो हैं सॉलिसिटर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो कि बहुत अच्छी केसेस लोगों के लड़ते हैं, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं मुश्किलात में होते हैं। तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज़। अच्छा। कि एक लड़की वहाँ से किस तरीके से शादी करके आई है और ये लॉयर से मिलती है, कुछ एक एक्सीडेंट होता है और वो उसकी मदद करता है, उसको अपने घर पर लेकर आता है। फिर वो उसकी वाइफ के साथ जो भी उनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो उनकी तकरार दिखाई है और फिर किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया जाता है। एंड स्टेम सेल ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर भी है इसका एक पूरा कहानी का मोड़ आता है। तो मेरा कोशिश यही होती है कि कहानी हो, उसके साथ कोई मैसेज होना चाहिए स्टोरी के अंदर, कोई कंक्लूजन होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, हासिल होना चाहिए। अच्छा यासिर भाई ये बताएं मुझे कि बीइंग ए पाकिस्तानी आप यूके में रहते हैं, तो वहाँ पर वो अक्सर औकात हम देखते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया बड़ी नेगेटिव चीज़ें जो है वो चला रहा होता है, लोगों को वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो वो जो इमेज है पाकिस्तानियों वाला, वो कैसा है वहाँ पर और उसके अंदर कितना चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यूके में, इवन यूएस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसे इलाकों से आए पाकिस्तान के जहाँ पर बिजली भी नहीं थी, जहाँ पे सही तरह से पानी नहीं था, और उन्होंने यहाँ पर आकर अपने घर बना लिए, अपने बिजनेसेस बना लिए। देखें, अगर 80% 70% लोगों को सक्सेस हुई है और 20% को नहीं हुई, तो हम तो मेजॉरिटी को देखेंगे ना। इस मुल्क ने और दूसरे मुल्कों ने, पाकिस्तानियों ने आके बहुत मेहनत की है और उन्होंने अपना मुकाम बनाया है, और उस मुकाम के बाद यहाँ की गवर्नमेंट उनको बहुत सीरियसली लेती है। इलेक्शंस में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों की, एमपी को हम लिखते हैं तो दे टेक इट फॉरवर्ड। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर आके एक ज़िंदगी जीने का आपको जो एक सलीका है वो नज़र आता है इन माशरों में। क्योंकि अगर जो लोग कहते हैं ना कि हम आए थे और हम यहाँ से जो है दूर हो गए अपने मुल्क से, देखें मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़मीन है पूरी दुनिया और हम सब इंसान हैं। पाकिस्तान एक नज़रिया है हमारे दिल में। बिल्कुल ठीक है कि बॉर्डर तक पाकिस्तान है, लेकिन हम उस पाकिस्तान को जहाँ तक ले जाना चाहें ये हम पर। हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, हम खड़े होते हैं कहीं जाकर तो पता लगता है कि यार ये पाकिस्तानी है। तो उसका हमें मैं बड़े मान से बोलता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ पर रहकर ये दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ मुझे फ़ख्र होता है कि मैं पाकिस्तानी अपने आप को बोलता हूँ। आप मेरी फेसबुक भी देख लें, मेरी सोशल मीडिया भी देख लें, और जो लोग ये समझते हैं कि ये यहाँ पर आने से हम नाकामयाब रहे, तो ये बहुत उनकी नेगेटिव सोच है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा फाइनली आखिरी मराहल है हमारे प्रोग्राम के। हाँ, अब जाहिर है अब आपसे बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब जरा मौसीकी की तरफ आते हैं। फेवरेट आपका मिली नगमा कौन सा है? देखें मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है ए वतन पाक वतन। ए वतन पाक वतन, तो बस फिर थोड़ा सा गुनगुना दे। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की
दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा कहीं मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। वाह वाह क्या बात है, वाह, क्या बात क्या है। बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यासिर साहब, आपका भी वक्त दिया आपने 14 अगस्त के दिन, और नताशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।